नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मुग़ल काल के बारे में। दोस्तों, ये मुग़ल काल का अपना पार्ट फर्स्ट रहने वाला है और पीटीटी वन रक्षक पटवार रीट की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद ही शानदार ये टॉपिक होने वाला है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और मुग़ल काल में दोस्तों अपन 3-4 पार्ट पढ़ेंगे और आज अपना रहेगा बाबर और हुमायूं। क्या रहेगा? बाबर और हुमायूं रहने वाला है। परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न है दोस्तों, इसको रट लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। मुग़ल काल में आपको पूरा करवाने वाला हूँ और वो भी आपको जो है अच्छे तरीके से, ठीक है, जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो। अच्छा दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ज़रा ध्यान देना कि ज़हीरुद्दीन बाबर का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, कब हुआ था। ये जिन भी भाई बहनों को पता है ज़रूर बताइएगा। ज़हीरुद्दीन बाबर का जन्म हुआ था, बोले सर ज़हीरुद्दीन बाबर का जन्म होता है 14 फरवरी 1483 में होता है। दोस्तों कब होता है? ज़हीरुद्दीन बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में होता है। प्यारे मित्रों, अब आपसे मैं पूछ लूँ कि भाई कहाँ पर दोस्तों तुर्किस्तान, देखिए तुर्किस्तान के फरगना गांव में, कहाँ पर? फरगना में, तुर्किस्तान के फरगना में। लेकिन हालांकि अगर हाल ही की बात करें, वर्तमान की बात करें कि भाई अब ये कहाँ पर है, तो उज़्बेकिस्तान में है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है, ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, बाबर के पिता का नाम जो था वो क्या था दोस्तों, ये बता दीजिएगा। बाबर के पिता का नाम कुतलुग निगार खनम था या उमर शेख मिर्ज़ा था या ज़हीरुद्दीन था या इनमें से कोई नहीं। आसान सा क्वेश्चन है, कोई भाई बहन गलत नहीं करेंगे। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था दोस्तों। क्या था? उमर शेख मिर्ज़ा था। ओके सर, ध्यान रखना है कि हाँ जी ध्यान रखना है। और दोस्तों ये जो था ना, ये उस समय फरगना का शासक था। कहाँ का? फरगना का। मैंने आपको बताया तुर्किस्तान जो है वहाँ के फरगना का शासक था। और ये सुगतई दोस्तों था, ये सुगतई तुर्क था। कैसा तुर्क था? सुगतई तुर्क था। और अगर आपसे बात करें कि भी इस बाबर की माँ का नाम क्या था, तो कुतलुग निगार खनम इसकी माँ का नाम था दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना, ये लिख लेना, नोट कर लेना। बाबर का राज्याभिषेक किस आयु में हुआ था दोस्तों? बाबर का राज्याभिषेक जो है ना, किस आयु में हुआ था? उसकी 9 वर्ष की आयु में, उसकी 11 वर्ष की आयु में, उसकी 13 वर्ष की आयु में, उसकी 15 वर्ष की आयु में। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि राइट आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन ही होगा। बाबर का राज्याभिषेक 11 वर्ष की आयु में होता है और इसे 1494 में क्या बनाते हैं? 1483 में तो इसका होता है, जन्म होता है, और 1494 में इसको शासक बना दिया जाता है। बोले सर कहाँ का बनाते? तो फरगना का शासक बनाते हैं दोस्तों। कहाँ का? फरगना का शासक बनाते हैं। और इसकी जो दादी थी ना, दादी ने इसके बाल्यावस्था के शासनकाल में बहुत और महती भूमिका निभाई थी। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है सर, रखेंगे, हाँ जी रखना है। बाबर के विजय अभियान में से असंगत जो है वो कौन सा है? मतलब कि समरकंद पर इसने कब जो है इसको अधिकार में किया, काबुल को अपने अधिकार में कब किया, यूसुफजाई जाति पर अधिकार कब किया, ये चीज़ें आपको बतानी है। तो देखिए दोस्तों, बाबर के विजय अभियान में से असंगत जो है इनमें से कोई नहीं है, कोई असंगत है ही नहीं। मतलब कि सारे के सारे संगति में ही है। समरकंद पर 1501 में, काबुल पर 1504 में, यूसुफजाई जाति पर ये दोस्तों देखिए 1519 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक। राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, लेकिन सब जो है ये सामने वाले याद रखना, ठीक है। बाबर का प्रथम भारतीय अभियान जो था इनमें से कौन सा था दोस्तों? बाबर का प्रथम भारतीय अभियान जो था ना, पहला भारतीय अभियान, भारत पर आक्रमण का अभियान, समरकंद प्रांत 1501 ये गलत है। काबुल प्रांत 1504 ये भी गलत है, ये तो आप सभी जानते हैं कि कहाँ पे है। यूसुफजाई जाति जो है दोस्तों यहाँ पर करता है ये सबसे पहले, सी ऑप्शन। और दोस्तों इस जाति पर ये आक्रमण करके जो है यहाँ पर ये तोप खाने का प्रयोग भी करता है। सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग ये यहाँ पर करता है। और प्यारे मित्रों अगर पूछा जाए, यहाँ पर 2 क्षेत्र होते हैं, बाजोर और भेरा नामक क्षेत्र, उन दोनों को ये जीत कर जो है भारत के पहले अभियान की शुरुआत करता है। ओके सर, ध्यान रखना है कि हाँ जी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, पानीपत का प्रथम युद्ध जो होता है वो कब होता है? प्यारे मित्रों जल्दी से उत्तर दीजिएगा। पानीपत का
प्रथम युद्ध जो हुआ वो किसके मध्य होता है और कब होता है, ये तो मैं बता दूं आपको, अप्रैल में होता है दोस्तों। अप्रैल 1526 में पहला पानीपत का युद्ध होता है, मतलब कि 13 अप्रैल नहीं 21 अप्रैल है, ठीक है। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का पहला युद्ध होता है और ये इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य होता है, ठीक है। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा सभी का, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। इसने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया था। भारत में मुगल शासन की जो नींव रखी ना, इसने पानीपत के पहले युद्ध से ही रखी। इसका एकमात्र कारण है दोस्तों भारत में मुगल साम्राज्य की नींव, तो ये है पानीपत का पहला युद्ध। दोस्तों अपन राजस्थान हिस्ट्री में मात्र यही पढ़ते हैं कि बाबर आया था, थोड़ा सा रुका था, और कि भाई वो आया था हुमायूं, थोड़ा सा रुका था, लेकिन ये हिस्ट्री अपन बहुत कम पढ़ते हैं। यहाँ पे आज अपन पूरा क्लियर करेंगे सब कुछ मैटर जो है। बाबर ने सर्वप्रथम तुलुगुमा जो पद्धति का प्रयोग किया वो किस युद्ध में किया था सबसे पहले? पानीपत प्रथम युद्ध में, खानवा के युद्ध में, पानीपत के दूसरे युद्ध में, या खातौली के युद्ध में? तो प्यारे मित्रों राइट आंसर जो पानीपत का युद्ध होता है 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल 1526 को होता है ना, तो वो पानीपत का पहला ही युद्ध था वो। और इसी युद्ध में दोस्तों तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग किया था। और मैं आपसे बात करूं इसी युद्ध में बादशाह तो उस समय नहीं कहा जाता था, लेकिन पादशाह जरूर कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, पादशाह, ठीक है। तो ये इसने पादशाह की उपाधि धारण की थी बाबर ने, दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नंबर 8 पे आपकी स्क्रीन पे, बाबर ने तोपों को सजाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया था? देखिए दोस्तों बाबर ने अपनी जो तोपें सजाया करता था वो, और उसने सजाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया था? उस्मानी विधि का, रूमी विधि का, उज्बेक विधि का, या फिर ए व बे दोनों? दोस्तों एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो एक नाम आ रहा है उज्बेक, ये जो बाबर ने तुलुगुमा पद्धति सीखी थी ना, तुलुगुमा पद्धति ये इसने उज्बेकों से सीखी थी दोस्तों। किससे? उज्बेकों से सीखी थी, ठीक है सर। और ये उस्मानी और रूमी विधि दोस्तों ये एक ही विधि है, ठीक है। तो ए व बे हो जाएगा राइट आंसर, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस कदर आपकी स्क्रीन पर है, देखिए पानीपत के युद्ध में प्रसिद्ध निशानेबाज की सेवा ली थी। पानीपत के युद्ध में प्रसिद्ध निशानेबाज की सेवा ली थी किसने? बोले सर बाबर ने। अरे साहब लिखा नहीं क्या बाबर ने? दोस्तों देखिए पानीपत के युद्ध में बाबर ने प्रसिद्ध निशानेबाज की सेवा ली थी, उस निशानेबाज का नाम बताना है। उस्ताद अली, शहजाद अली, या फिर उस्मान हारूनी, या फिर उपरोक्त सभी? तो काफ़ी भाई बहन यहाँ पर बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। सर डी ऑप्शन होगा, बिल्कुल गलत होगा। हारूनी भी नहीं था, शहजाद अली भी नहीं था, उस्ताद अली था दोस्तों। उस्ताद अली एक निशानेबाज, प्रसिद्ध निशानेबाज था, और इसने उस्ताद अली और एक इनके साथ और था जिसका नाम था मुस्तफ़ा, इन दोनों की बड़ी सहायता ली थी प्यारे दोस्तों इसने, बाबर ने, पानीपत के पहले युद्ध में। अच्छा पानीपत का पहला युद्ध किस किस के मध्य लड़ा जाता है? बोले सर पानीपत का पहला युद्ध सर जो है वो इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य लड़ा जाता है। अच्छा यूँ, चलिए ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आता है, बाबर को कलंदर की उपाधि क्यों दी गई? दमादम मस्त कलंदर, है ना, बिल्कुल दमादम मस्त कलंदर की उपाधि क्यों दी गई थी दोस्तों? उसकी उदारता के कारण, साम्राज्यवादी नीति के कारण, तुलुगुमा पद्धति के कारण, या फिर उपरोक्त सभी? लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी भाई बहन गलत कर पाएंगे कि सर इसका राइट आंसर जो होगा ना कि डी ऑप्शन होगा, बिल्कुल गलत होगा। तुलुगुमा भी नहीं होगा, साम्राज्यवादी नीति भी नहीं, उसकी उदारता के कारण। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर आपकी जानकारी के अनुसार बता दूँ कि जो पानीपत का पहला युद्ध होता है ना, पानीपत का फर्स्ट युद्ध जो है, ठीक है, तो ये हरियाणा में वैसे सभी को पता ही है। तो पानीपत पहले युद्ध में जो धन लूटा गया था, ठीक है, जो भी धन लूटा गया था लोधी वंश से या फिर लोधी साम्राज्य से, तो वो धन सभी किस में काम लिया था? इसने अपने अधिकारियों को दिया, अपने सैनिकों को दिया, अपने रिश्तेदारों को दिया, चांदी के सभी को छिक्के दिए दोस्तों। ये इसकी उदारता के कारण जो है इसे कलंदर की उपाधि भी दी गई है। खानवा का युद्ध कब होता है दोस्तों, ये बता दीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा? खानवा का युद्ध जो है ना कब होता है? 17 मार्च 1725 को, 17 मार्च 1726 को, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पे 1500 हो गया ना, ये खानवा का युद्ध 1526 होगा साहब, है ना, 1526, 1525, 1528 क्या हो जाएगा? राइट आंसर, मिस्टेक है,
टाइपिंग कोई बात नहीं, हो जाती है वैसे, है ना। तो चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा सर, वेरी गुड। और वैसे भी तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं ही तो होगा, है कि नहीं। टाइपिंग मिस्टेक कहो या ना कहो, लेकिन हमारा तो यहाँ पे जुगाड़ हो नहीं रहा, तो हम तो जाएंगे डी ऑप्शन के साथ सर। 1526 है, फिर तो यहाँ पे चाहे कुछ भी दो ना अपने, क्या है कि नहीं। 1527 को होता है दोस्तों, 17 मार्च 1527 को होता है ये युद्ध, खानवा का युद्ध, ठीक है। 17 मार्च 1527 को दोस्तों खानवा का युद्ध होता है। खानवा रूपवास तहसील में है दोस्तों, रूपवास तहसील जो अपने इसमें है, भरतपुर में आती है। और ये युद्ध जो होता ना मेवाड़ के राणा सांगा और जो है प्यारे मित्रों बाबर के मध्य होता है। अगला क्वेश्चन, जिसमें सांगा हार जाते हैं ना। नंबर 12 क्वेश्चन है कि भी खानवा युद्ध में राणा सांगा के साथ कौन सा राज्य या शासक था। खानवा युद्ध में राणा सांगा के साथ कौन सा राज्य या फिर शासक था। तो मारवाड़, अजमेर, आमेर, ग्वालियर, बसीन, संदेरी। देखिए दोस्तों, देखिए मारवाड़ और अजमेर राज्य, आमेर और ग्वालियर राज्य, बसीन, संदेरी, हसन या मेवाती राज्य, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। राणा सांगा एक मात्र राजपूत राजा हुए थे दोस्तों, जिन्होंने अपने झंडे के नीचे पूरे राजपूत राजाओं को एकत्र कर दिए थे, ठीक है ना। और दोस्तों ये चीज़ आप ध्यान रखना। और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राजस्थान का वो ऐतिहासिक ग्रंथ जिसमें खानवा युद्ध का वर्णन है। राजस्थान का वो ऐतिहासिक ग्रंथ जिसमें खानवा युद्ध का वर्णन है। और कुवलयनामा होगा, वीर विनोद होगा, विजयपाल रासो होगा या उपरोक्त सभी होगा। राजस्थान का वो ऐतिहासिक ग्रंथ जिसमें खानवा युद्ध का वर्णन होता है, तो दोस्तों वीर विनोद, ये कवि श्यामल दास के द्वारा लिखा जाता है दोस्तों। कवि श्यामल दास मेवाड़ के हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। ओके सर, और इन्हें महामहोपाध्याय की उपाधि भी दी गई है। तो वीर विनोद हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। और वैसे कुवलयनामा तो उद्योधन सूरी ने लिखा था, ये तो बहुत प्राचीन है, ठीक है, ध्यान रखना साहब। अगला क्वेश्चन आता है, चंदेरी का युद्ध कब होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन लाजवाब है। चंदेरी का जो युद्ध होता है दोस्तों, ये कब होता है, कब हुआ था। 1528 में या फिर 1526 में, 29 में या 1530 में या फिर 1531 में। चंदेरी का जो युद्ध होता है वो कब होता है दोस्तों। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। बोले सर ये 1528 में होता है चंदेरी का युद्ध। ये जनवरी 1528 में होता है दोस्तों, ठीक है। और वैसे आप याद रख सकते हैं, मुझे भी याद है कि 28 जनवरी 1528 को क्या होता है, चंदेरी का युद्ध होता है। बोले सर किसके मध्य। चंदेरी दोस्तों, चंदेरी के शासक थे मेदिनी राय। आप सभी को पता है मेदिनी राय जो था राणा सांगा का सहायक था। और वैसे बाबर ने इसे भी हरा दिया था 1528 में। गागरा का युद्ध किस शहर के निकट हुआ था दोस्तों। वैसे इससे पहले जब महाराणा सांगा जो थे वो दोस्तों, जैसे कि अपना खानवा का युद्ध हुआ था, उससे पहले भी मेदिनी राय की काफ़ी सहायता की थी सांगा ने, ठीक है, लेकिन बाद में नहीं हो पाई थी। तो होगी भी कहाँ से, देखिए क्योंकि खानवा युद्ध के बाद जो है महाराणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। देखिए घाघरा का युद्ध किस शहर के निकट हुआ था। घाघरा का युद्ध जो है किस शहर के निकट हुआ था दोस्तों, ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। तो राइट आंसर घाघरा का युद्ध किस शहर के निकट होता है। तो दोस्तों सभी का सही उत्तर हो जाएगा बनारस, ठीक है। और ये घाघरा नदी के तट पर होता है, घाघरा नदी के तट पर होता है, नदी के तट पर दोस्तों। अब ये कब होता है, ये अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। घाघरा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी उत्तर दीजिएगा। देखिए ये जो है ना, आप उत्तर धीरे दे रहे हैं और एडवांस में ध्यान नहीं दे रहे हैं, भाई ये गड़बड़ है ना। तो घाघरा का युद्ध कब हुआ था, 6 मई 1929 को, 6 मई 1930 को, 6 मई 1928 को या उपरोक्त सभी। तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर जो जाएगा वो 6 मई 1929 के साथ जाएगा, ए ऑप्शन घाघरा का युद्ध। ये बाबर वीएस महमूद लोदी के मध्य हुआ था दोस्तों, ठीक है। महमूद लोदी, देखिए एक तो बाबर और बाबर के सामने था, एक तो महमूद लोदी था दोस्तों, और एक कौन था पता है आपको, बंगाल का शासक था जिसका नाम था नुसरत शाह। और अंत में दोस्तों ये घाघरा के युद्ध में भी बाबर जीत जाते हैं और नुसरत शाह को संधि करनी पड़ जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ओके सर, हाँ ओके। अगला क्वेश्चन है, बाबर की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों। बाबर की जो मृत्यु होती है ना, वो कब होती है,
26 दिसंबर 1530, 16 दिसंबर या 20 दिसंबर या 29 दिसंबर। पीछे तो सारे 1530 ही है, तो ये कंफ्यूज करने वाला सवाल है भाई साहब। डेट याद रख लेना कभी भी कोई भी एग्ज़ाम में पूछा जाए तो। आपने कहा सर ए ऑप्शन होगा, वेरी गुड, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। 26 दिसंबर 1530 को इसकी मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों जब इसकी मृत्यु होती है तो इसका जो है ना, इसको कहाँ लेके जाया जाता है पता है आपको? अफ़गानिस्तान में ले जाया जाता है। और अफ़गानिस्तान जो है दोस्तों, अफ़गानिस्तान के भी कहाँ पर? काबुल में। मैंने आपको बताया ना काबुल का, तो आपको पता ही होगा कि भाई अफ़गानिस्तान में है। तो काबुल में बाग ए बाबर में ले जाकर इनको दफनाया गया। ठीक है, तो ध्यान रखना, अच्छा सा क्वेश्चन है। बाबर के द्वारा तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? बाबर के द्वारा तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, या फारसी भाषा में, या फिर तुर्की भाषा में? बाबर ने जो अपनी भाषा में लिखी वो भाषा थी तुर्की भाषा। हालांकि अगर मैं बात करूं आपसे कि भाई इसमें कुल कितने मुग़ल शासकों का वर्णन है दोस्तों, मुग़ल शासकों का, तो दोस्तों उसमें 5 मुग़ल शासकों का वर्णन है। और इसने मात्र हिंदू शासकों का, 2 हिंदू शासकों का वर्णन किया है। एक तो राणा सांगा और एक विजयनगर साम्राज्य का वर्णन किया। दोस्तों ये मेवाड़ और विजयनगर साम्राज्य का वर्णन किया। इसने हिंदुओं के 2 राजा और मुग़लों के 5 राजाओं का वर्णन किया। अच्छा, मैं आपसे बात करूं कि भाई तुर्की भाषा में इन्होंने लिखा, ठीक है, ये तो इनकी एक आत्मकथा थी। लेकिन जब आपसे पूछा जाए तुजू के बाबरी को फारसी में अनुवाद किसने किया, अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, सर पता तो नहीं है। चलो आगे आओ, देखते हैं। अब्दुल खान खाना ने तुजू के बाबरी का अनुवाद किस भाषा में किया? देखिए दोस्तों, अब्दुल खान खाना ने तुजू के बाबरी का अनुवाद किस भाषा में किया? हिंदी भाषा में, तुर्की भाषा में, या फिर फारसी भाषा में, या फिर उपरोक्त सभी? तो अब्दुल खान खाना ने तुजू के बाबरी का अनुवाद जो है ना फारसी भाषा में किया। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगले प्रश्न को देखेंगे। वहीं मैं आपसे बात करूँ ना अंग्रेजी भाषा में, तो दोस्तों अंग्रेजी भाषा में 2 जनों ने अनुवाद किया था। एक तो अर्शकीन ने किया था, अर्शकीन, और एक था लिडेन। ये दोनों साथ में ही थे। इन्होंने 1826 में अनुवाद किया था इस तुर्की भाषा का। ठीक है, ओके सर, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से उत्तर देना है आपको। देखिएगा, बाबर को इंग्लैंड के हेनरी चतुर्थ की संज्ञा किसने दी थी? बाबर को इंग्लैंड के हेनरी चतुर्थ की संज्ञा दी थी। वाह वाह वाह, क्या बात है। मतलब कि इसका मतलब बाबर जो है एक नेक इंसानी, उदारवादी, साम्राज्यवादी नीति वाला इंसान था, मतलब शासक था। देखिए वो एक प्रसन्न चित्त शासक था दोस्तों, प्रसन्न चित्त शासक था। वो एक वीर था, वो एक महान था। इस सभी की संज्ञा किसने दी थी? इलियट ने दी थी। और इलियट कहता है कि बाबर अगर इंग्लैंड में होता तो वो श्योर है कि हेनरी चतुर्थ जरूर होता। ऐसा इसने इलियट ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, नसीरुद्दीन हुमायूं का जन्म कहाँ पर हुआ? दोस्तों देखिएगा, अब हुमायूं से संबंधित प्रश्न आ गए हैं। तो नसीरुद्दीन हुमायूं का जन्म कहाँ पर होता है? दिल्ली में, काबुल में, बांग्लादेश में, या इनमें से कोई नहीं? तो सर ये तो मुझे पता है सर, 1508 में इसका जन्म होता है। कब होता है? मार्च में होता है। ठीक है, मार्च 1508 में इसका जन्म होता है दोस्तों। और वैसे इसका जन्म होता है काबुल में। कहाँ पे होता है? बोले सर बी ऑप्शन, काबुल में होगा क्या? हाँ जी, काबुल में। अच्छा, एक चीज़ बताऊँ आपको, बाबर के कुल कितने पुत्र थे? बाबर के कुल 4 पुत्र थे दोस्तों। कुल कितने? 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा हुमायूं था, और हुमायूं उसे प्रिय भी था, इसलिए उसने जीते जी जो है हुमायूं को शासक भी बना लिया था इसने, बाबर ने। ठीक है, उसके बाद आता है कामरान दोस्तों। क्या आता है? कामरान आता है। उसके बाद अस्करी आता है। उसके बाद हिंदल है या हिंदल, ऐसा नाम है। ठीक है, हिंदल लिख लेना आप, है ना, हिंदल लिख लेना। ठीक है, हिंदल, हुमायूं, कामरान, अस्करी। ठीक है, तो ये 4 इसके पुत्र थे। हालांकि हुमायूं जो था ना, ये भी एक उदारवादी प्रवृत्ति का शासक था दोस्तों। और इसने भी अपने सभी भाइयों को अलग अलग जो है प्रांत बांट दिए थे। जैसे आगरा है, काबुल है, इस प्रकार से प्रांत अलग अलग दे दिए थे सभी को। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आता है, हुमायूं आगरा में सिंहासन पर कब बैठा था दोस्तों? बैठा था, है ना। हुमायूं आगरा पर, हुमायूं स्वयं जो है आगरा के सिंहासन पर बैठा था 1530, 1531, 32 या 33? सर हुमायूं आगरा में सिंहासन पर, तो दोस्तों आपको पता होगा कि बाबर की मृत्यु कब हो जाती है? बाबर की मृत्यु सर 1531 नहीं 30 में होती है सर।
1530 में होती है, तो 1530 में ही ये बैठा है, ठीक है। 26 दिसंबर को इसकी मृत्यु होती है बाबर की, और 29 दिसंबर को ये गद्दी पर बैठ जाता है हुमायूं, ठीक है। तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। हालांकि उस समय इसकी आयु जो थी 23 वर्ष थी दोस्तों। किसकी? हुमायूं की आयु जो थी 23 वर्ष थी, क्योंकि 1508 में जन्म होता है, 1530 में बैठता है, तो दोस्तों 22-23 वर्ष इसकी आयु थी उस समय, ठीक है। हुमायूं ने गुजरात पर आक्रमण करके अपने अधिकार में कब किया? हुमायूं ने गुजरात पर आक्रमण किया और गुजरात को ही अपने अधिकार में किया दोस्तों, ठीक है। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से उत्तर दीजिएगा। 1534 में, 1536 में, 1538 में या 1540 में? दोस्तों इसने जो है राइट आंसर जो है अपना हो जाएगा ए ऑप्शन, या फिर बी ऑप्शन। बोले सर बी ही होगा, चलो बी को करते हैं। 1537 को गुजरात का शासक था बहादुर शाह दोस्तों। कौन था? बहादुर शाह गुजरात का शासक था, जिसने मुगल विद्रोही वैसे दोस्तों है ना, हुमायूं के रिश्तेदार ही ज़्यादा विद्रोही थे। हुमायूं के रिश्तेदार ज़्यादा विद्रोही थे, उसके दरबार में रहने वाले ज़्यादा विद्रोही थे। तो मुगल विद्रोही जिसका नाम था जमान मिर्ज़ा को क्या किया कि शरण दे दी इसने बहादुर शाह ने, और बहादुर शाह से प्रार्थना की हुमायूं ने कि भाई तू इसको छोड़ दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा या फिर मैं तेरा कुछ भी नहीं करूंगा। लेकिन उसने जो है साफ साफ मना कर दिया बहादुर शाह ने कि मैं नहीं छोड़ने वाला। तो दोस्तों इसका जो है ना नतीजा क्या निकलता है? सोचा का युद्ध कब होता है दोस्तों, ठीक है। तो सोचा का युद्ध जो है ये कब होता है? 1537 में, 1539 में, 1540 में या 1542 में? और दोस्तों अगर 23वें क्वेश्चन की बात करें, जिसका वो नतीजा क्या होता है पता है आपको? बहादुर शाह को वो हराता है। और ठीक है, उस समय दोस्तों बहादुर शाह जो है ना, आपको याद हो तो 1534-35 में वहाँ पर गया हुआ था, मेवाड़ पर विक्रमादित्य पर आक्रमण करने के लिए गया हुआ था। और उसी उपलक्ष्य में दोस्तों आपको याद हो तो कर्मावती ने इसको बहादुर शाह को नहीं किसको हुमायूं को राखी भेजी थी, लेकिन हुमायूं किसी कारणवश वहाँ पर नहीं पहुँच पाया था। और हुमायूं को एक ये गोल्डन चांस था दोस्तों इतिहास में, मतलब कि हिंदुओं का साथ देने के लिए एक अच्छा अवसर था। इनका नाम इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में लिखा जाता, लेकिन वो किसी कारणवश कहो या फिर काफ़ी इतिहासकारों के अलग अलग मत है। कोई बोलते हैं बहादुर शाह ने उसको चिट्ठी भेजी थी। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे तो हो ही गया ये तो। अब देखिए सोचा का युद्ध जो है ना ये कब होता है आप सभी को पता होना चाहिए, 1539 में होता है दोस्तों। शेर शाह और हुमायूं के मध्य होता है, शेर शाह और हुमायूं के मध्य। ये शेर शाह कौन आता है यहाँ पे बीच में? ये 1540 में आ जाता भी साहब, टपक जाता है, ठीक है, 39 में आ जाता है। और ये जो है ना ये शेर शाह जो है अपना अफ़गानी है दोस्तों, क्या अफ़गानी है, ठीक है। और हुमायूं जो मुग़ल है, तो दोनों के मध्य युद्ध होता है दोस्तों। और शेर खान इसमें जीत जाता। शेर खान पहले नाम था इसका, और इसी युद्ध में इसने शेर शाह की उपाधि ली थी। शेर शाह की उपाधि इसी युद्ध में ली थी इसने, शेर शाह ने, ठीक है। कन्नौज बिलग्राम दोस्तों, क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है। कन्नौज बिलग्राम युद्ध किसके मध्य होता है? कन्नौज जो कि बिलग्राम का युद्ध होता है किसके मध्य होता है? तो आप कहेंगे सर हुमायूं और शेर शाह के मध्य होता है। चलिए, तो हुमायूं सोचा के युद्ध के बाद पुनः जो कि दोस्तों ये युद्ध होता है कन्नौज का युद्ध जो हुमायूं और शेर शाह के मध्य होता है, ये 17 मई 1540 को होता है दोस्तों। 17 मई 1540 में ये युद्ध होता है। हुमायूं जो है दोस्तों उसमें भी भागा था। देखिए, सोचा के युद्ध में भी हुमायूं भागा था, और इस युद्ध में भी हुमायूं को भागना पड़ा था, कन्नौज के युद्ध में भी। और ये हुमायूं जो है ना डायरेक्टली जो है दिल्ली आगरा वगैरह होते हुए जो है ये डायरेक्ट जो है कहाँ चला जाता है, यहाँ से सिंध प्रदेश चला जाता है, सिंध जाता है दोस्तों, ठीक है। अब वापस ये कब आता है, कैसे आता है, ये भी देख लेते हैं, आइएगा। हुमायूं को कितने वर्षों तक निष्कासित जीवन व्यतीत करना पड़ा था? देखिए दोस्तों, जब ये यहाँ से 1540 में यहाँ से भागा, ठीक है, क्योंकि लास्ट युद्ध था कन्नौज का, और वो उसे उल्टे पैरों भागना पड़ा था। और इसको एक भिस्ती ने बचाया था दोस्तों, भिस्ती ने एक नदी पार करवाई थी इसको, और उस नदी पार करवाने के उपलक्ष्य में हुमायूं ने उसको एक दिन दिल्ली, मतलब कि जो भी है ना दिल्ली का शासन जो था वो एक दिन चलाने का वादा किया था कि भाई तुझे मैं दूंगा पूरी दिल्ली और तुझे चलाना है। और उसको
वादा जो दोस्तों किया था ना वो पूरा भी किया था उसने। वापस 1555 में आक्रमण करके जो है दिल्ली पर उसने आधिपत्य किया, आगरा पर, ठीक है। तो 1555 में एक दिन के लिए उस भिश्ती को भी दिल्ली का शासन चलाने दिया था दोस्तों, और उसने जो है ना एक दिन के लिए चमड़े के सिक्के भी चलाए थे दोस्तों। ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे साथ ही साथ, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर 15 वर्ष बाद ये पुनः वापस आता है 1555 में, ठीक है, और 1540 में यहाँ से भाग जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन आता है नंबर 27। सरहिंद का युद्ध कब होता है दोस्तों? सरहिंद का युद्ध जो होता है ये कब होता है? 1555 में, 1556 में, 1554 में या 1558 में? सरहिंद का युद्ध जो है ये कब होता है? आप कहेंगे सर 1555 में होता है। जी बिल्कुल दोस्तों, ये बहुत सारे युद्ध जो करके एक एक करके सभी को जीता है। और फिर सरहिंद पर दोस्तों कौन होता है पता है आपको? सरहिंद, ठीक है। सरहिंद पर सिकंदर शाह जो कि अफ़गानी था, सिकंदर शाह को जो है इसने हराया। किसने? हुमायूं ने। दोस्तों एक चीज़ बताऊं, हुमायूं ने वापस यहाँ पर पलायन क्यों किया पता है आपको? दो कारण होता है। एक कारण मुख्य जो है अफ़गानों का पतन होना। अफ़गानों का पतन मतलब कि अफ़गानों का वर्चस्व अब रहा नहीं था भारत पर, ठीक है। और जैसे ही हुमायूं को पता चला कि भाई अब मौका है और इस मौके को अगर छूके तो फिर छूके ही छूके, है ना। तो हुमायूं ने इस पर आक्रमण किया अफ़गानों पर। वैसे देखिए 1500 जो कि कब दोस्तों 1541 में होती है ना मृत्यु, सॉरी 41 नहीं 1545 में ना, 1545 में शेरशाह की मृत्यु हो जाती है जैसे ही, है ना। देखिए कोई 1545 बताए तो कोई 46 बताते हैं अलग अलग। तो देखिए शेरशाह की मृत्यु होती है, उसके बाद इसका पुत्र बनता है, पुत्र की भी मृत्यु हो जाती है 1553 में, ठीक है। 1553 के बाद ये वापस यहाँ पर आक्रमण करता है कि भाई अब मौका है। तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, सिकंदर शाह को हराया इन्होंने, ठीक है। और यहाँ पर हुमायूं की जीत हुई और दिल्ली के तख्त पर जो है हुमायूं बैठता है। अब बताइए हुमायूं की मृत्यु कब होती है दोस्तों? हुमायूं की मृत्यु कब होती है? ये दोस्तों पुनः जो आता है ना 1555 से 56 तक ही रहता है, ठीक है। अब 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब 19 जनवरी है, 26 जनवरी है, 29 जनवरी, कौन सी जनवरी है? आप कहेंगे सर 26 जनवरी, ओहो इसको भी यही दिन लेना था क्या? चलिए तो दोस्तों 26 जनवरी हो जाएगा राइट आंसर। और काफ़ी इतिहासकार कहते हैं कि भाई इसकी जो मृत्यु होती है यानी कि वो पुस्तकालय से उतरते हुए होती है। और काफ़ी एक इतिहासकार ने यह भी कहा है कि ये उम्र भर लड़खड़ाते ही रहे और लड़खड़ाते हुए ये गिरे और इनकी मृत्यु हो गई। चलिए ये अलग अलग तथ्य हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको 12 के कमेंट सेक्शन में देना है। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? शेरशाह दोस्तों सूरी जो है ना, इसका मकबरा कहाँ पर स्थित है? वैसे मैं आपसे बात करूँ, मुग़ल काल अभी तक अपने अच्छे तरीके से एक एक करके नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो अब मैंने आपके लिए ये स्टार्ट कर दिया। अब जैसे बाबर और हुमायूं पढ़ा ना, उसी प्रकार से प्यारे मित्रों कल आपका शेरशाह भी होगा। शेर शाह जो कि शेर खान था अफ़गानी उसका, और अकबर भी होगा कल, ठीक है। अकबर देखते हैं कल कितना कुछ पढ़ते हैं। अकबर शेरशाह तो होगा ही होगा, आगे जहांगीर भी करने की कोशिश करेंगे एक ही क्लास में, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको 12 के कमेंट सेक्शन में देना है। आज मैंने क्लास आपके लिए बहुत धीमी ली है और बहुत ही आराम से ली है, तो उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक वाइक हो तो कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं, और बाकी जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ठीक है साहब।